गुड इवनिंग एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सीटेट जुलाई 2023 सीटेट जुलाई 2023 के लिए जितने भी अभ्यर्थीगण हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि यह सभी प्रश्न आने वाला प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। और ये आपका आज का यह जो क्लास है आपका सीडीपी का है, जो आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो आपका सीडीपी होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। और आपका ये जो सेट आप जो देख रहे हैं ये आपका इसमें 30 क्वेश्चन का सेट है। और आपको टारगेट आप मान के चलिए कि 30/32, जो आपका 30 आउट ऑफ 30 आप लाने का प्रयास के साथ स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, इतना ज़्यादा प्रीवियस ईयर कर लीजिए, जो कि आपका 30 आउट ऑफ 30 सीडीपी में आपका आ सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लिया गया है। आप प्रीवियस ईयर तो है जो आपका 10 जनवरी, जो आपका 10 जनवरी जो आपका 2023 में यह पेपर पूछा गया था पेपर 1 में। लेकिन आपका पेपर 1 और पेपर 2 से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि सीडीपी का तो कॉमन है, दोनों में आपका सेमी सिलेबस है, सेमी पैटर्न है। तो आपका 10 जनवरी 2023 में यह आपका पेपर 1 में पूछा हुआ प्रश्न पत्र है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार इस तरह के प्रश्न को पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए देखते हैं आपका, आप इससे प्रीवियस ईयर को आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, आप 30 आउट ऑफ 30 आप सीडीपी पे स्कोर कर सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नम्यता संप्रत्यय क्या सुझाता है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था की पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है, या फिर दूसरा आपका विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है। तीसरा ऑप्शन है आपका केवल आनुवांशिकता विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं। और चौथा ऑप्शन है एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नम्यता संप्रत्यय क्या है, मस्तिष्क नम्यता संप्रत्यय क्या सुझाता है। तो ये आपका इसका जो सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो आपका क्या है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या आपका, किसी व्यक्ति की आनुवांशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत। देखिए, किसी व्यक्ति की आनुवांशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत क्या है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं। किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित जो स्रोत है वह क्या है, एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, एक बालक अपना प्रारंभिक समाजीकरण का पाठ जो है वो किससे पाता है, विद्यालय, माता पिता, मीडिया, अखबारों। तो जो आपका इसका जो सही उत्तर हो जाए आपका माता पिता। क्या है वो, माता पिता। जो वो क्या है वो प्रारंभिक है, वो क्या है प्राथमिक कारक है,
माता पिता क्या है वो प्राथमिक कारक है, जबकि विद्यालय, मीडिया और अखबार ये सब क्या है द्वितीय है, सेकेंडरी आपका है। ठीक है, प्राइमरी में क्या है माता पिता पेरेंट्स। तो पेरेंट्स हो गया, परिवार हो गया, वो सब क्या है प्राथमिक कारक है। तो एक बालक जो है अपना प्रारंभिक समाजीकरण का पाठ माता पिता से पाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह बार बार पूछा गया है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगता है? तो यह जो आपका हो जाएगा इसका जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे ने जो है वो संज्ञानात्मक विकास का 4 अवस्था दिया, 4 सिद्धांत बताया। 4 जो जीन पियाजे के द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जो प्रतिपादित किया उसके अनुसार कितना अवस्था बताया बच्चे का 4, संवेदी, गत्यात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आपका यहाँ पे पूछ रहा है जो है किस अवस्था में वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगता है बच्चा। तो बच्चा जो है किस वस्तुओं को वर्णित करने के लिए किस संकेतों का इस्तेमाल करने लगता है, तो किस वह अवस्था में, तो वो क्या हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती है? जीन पियाजे के अनुसार जो आपका है मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित जो संरचनाएं है वह क्या कहलाती है? तो ये आपका क्या कहलाते हैं स्कीमा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा स्कीमा। जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती है? तो स्कीमा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 6। समीप्त विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा निम्न में से किसने की? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका लेव वाइगोट्स्की। ऑप्शन नंबर बी लेव वाइगोट्स्की। समीप्त विकास का जो क्षेत्र है उसमें अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा जो है वो किसने की? तो लेव वाइगोट्स्की के द्वारा यह चर्चा किया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इसका सही हो जाएगा लेव वाइगोट्स्की। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोट्स्की स्पष्ट रूप से जो है वह किसकी महत्वता पर जोर देते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका संस्कृति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा संस्कृति। चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोट्स्की स्पष्ट रूप से संस्कृति की महत्वता पर जोर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है? निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था? निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था? तो वह जो महानुभाव कौन था? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया। वो कौन था? लॉरेंस कोहलबर्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 9 नंबर क्वेश्चन आपका कथन और तर्क वाला प्रश्न है। यह सभी सेट में पूछा जाता है और ज़्यादा संख्या में। देखिए अभी कथन क्या है आपका? एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन, अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए। एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार के अध्यापन, अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करना चाहिए। तो और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो तर्क क्या है आपका? तर्क देखिए, एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होते हैं।
एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होते हैं। तो इसका जो सही विकल्प क्या होगा, ए और आर दोनों सही है, मतलब अभिकथन और तर्क दोनों सही है। या फिर जो तर्क जो आपका क्या है, अभिकथन का सही व्याख्या करता है, या फिर अभिकथन और तर्क दोनों सही है, लेकिन जो है तर्क जो है वो क्या है, अभिकथन का सही व्याख्या नहीं करता है, या फिर अभिकथन और क्या बोलते हैं तर्क दोनों गलत है, या फिर तर्क और अभिकथन दोनों सी में है आपका अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है, और आपका डी में है अभिकथन और तर्क दोनों गलत है। तो इस तरह का जो प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही उत्तर है आपका 9 का ए है, जो कि आपका ए और आर दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही हो जाएगा। अभिकथन और तर्क दोनों सही है, और जो है तर्क जो है वह क्या हुआ, अभिकथन का सही व्याख्या करता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब इसको हम एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं, क्योंकि जूम करके देखिए अभिकथन क्या है आपका, अभिकथन आपका है जिसको एसर्टन बोलते हैं। देखिए एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन, अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए। एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन, अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करना चाहिए। यह भी क्या है, सही है। अभिकथन तो आपका क्या है, सही है। आगे फिर अभिकथन है, और इसके यहाँ पर देखिए, और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अभी क्या है, सही बात है। ये आपका यहाँ तक क्या था, अभिकथन था। अब इसका तर्क देखिए क्या है, रीजन। एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होते हैं। तो ये आपका क्या था, तर्क था। अब इसका विकल्प देखिए क्या होगा, ए ऑप्शन नंबर क्या, ए सही है इसका। देखिए ए और आर दोनों सही है, मतलब एसर्टन और आपका रीजन, मतलब अभिकथन और तर्क दोनों सही है, और तर्क जो है आपका क्या है, अभिकथन का सही व्याख्या करता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपका है बुद्धि से संबंधित। देखिए बुद्धि लब्धि, क्वेश्चन नंबर 10, बुद्धि लब्धि जिसको क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट क्वोशेंट, IQ। बुद्धि लब्धि को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IQ, इंटेलिजेंस क्वोशेंट। बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना करने का आधार क्या है। बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना करने का जो आधार है वह क्या है, तो पक्षपाती मानदंड, गुणात्मक आकलन का प्रयोग, सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखना, या फिर बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करना। तो बुद्धि लब्धि का जो परीक्षणों की जो आलोचना करने का जो आधार है वह क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, पक्षपाती मानदंड, ऑप्शन नंबर ए, पक्षपाती मानदंड। चलिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 11, लेव वाइगोट्स्की। लेव वाइगोट्स्की के अनुसार भाषा क्या है। लेव वाइगोट्स्की के अनुसार भाषा क्या है, तो भाषा क्या है आपका, चिंतन को सुसाधित करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। लेव वाइगोट्स्की के अनुसार भाषा क्या है, चिंतन को सुसाधित करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, वैकल्पिक विषयों के चुनाव में, वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित है। देखिए इन जो वैकल्पिक विषय जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपका जो चुनाव जो होता है गर्ल्स के लिए जो होम साइंस सब्जेक्ट, और बॉयज़ के लिए फिजिकल एजुकेशन जो आपका शारीरिक शिक्षा होता है, के विषय को सीमित कर देने की जो प्रथा है वो किस पर आधारित है। जेंडर रूढ़िवादिता,
समावेशी उपागम या फिर जेंडर समानता या फिर खोजी उपागम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 12 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जेंडर रूढ़िवादिता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। जेंडर रूढ़िवादिता पर वह आधारित है कि लड़की के लिए गृह विज्ञान तो लड़कों के लिए सारे चाहिए। क्या? जेंडर रूढ़िवादिता पर वह आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में क्या है आपका? तो इसका जो उत्तर होगा आपका 13 का, इसका बी हो जाएगा संसाधन। क्या हो जाएगा? संसाधन। कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में संसाधन है। कक्षा में विविधता जो है वह क्या है? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में संसाधन है। कक्षा में विविधता जो है वो क्या हुआ? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है? निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है? निम्न में से किस प्रकार का जो मूल्यांकन है वो विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन। हम विद्यार्थियों के द्वारा जो किया गया जो स्व मूल्यांकन जो होता है, सेल्फ एवोल्यूशन जो होता है वो स्टूडेंट के द्वारा जो किया जाता है वो क्या है आपका? विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका फिर आपका अभिकथन और तर्क है। अभिकथन और तर्क। अभिकथन आपका चाहे वो सीडीपी का पेपर हो, ईवीएस का हो, गणित का हो, हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी सेक्शन में आपका जो अभिकथन और तर्क से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। 3-4 प्रश्न तो हर एक सेक्शन से। तो इस तरह से आपका 5 सेक्शन है तो आपको 3 ही क्वेश्चन हो गया तो 15 से 16 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है आपका क्या बोलते हैं सीटेट के एग्जाम में। तो इस तरह का प्रश्न आप अच्छा से कर लेते हैं तो आपका 15-20 नंबर आपका एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा सीटेट के रिजल्ट में। चलिए तो अभिकथन जो है आपका क्या है? किसी नए संप्रदाय को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेशों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह तो आपका अभिकथन है। फिर आपका देखते हैं तर्क क्या है? सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है। तो इस तरह से आपका अभिकथन और तर्क था। तो अब इसका क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प को चुनना है। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है। फिर आपका है ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। और फिर आपका सी ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। या फिर चौथा ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है। तो इस तरह का जो प्रश्न है कि अभिकथन और तर्क, तो आपको अभिकथन को ध्यान से पढ़ना और तर्क को भी दोनों को ध्यान से पढ़ना। उसके बाद आपको सोचना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो अभिकथन को एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं, आप भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। किसी नए संप्रदाय को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेहों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जो आपका जो डाउट है तो वो सब आपको आप उसको इसके डाउट को पूछने वाले को आप प्रोत्साहन करना चाहिए। तो अब तर्क आपका है सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है। तो ये आपका क्या था? अभिकथन और तर्क। अब इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ये सही है लेकिन आर क्या है वो गलत है। ये सही है मतलब आपका अभिकथन बिल्कुल सही है लेकिन उसका रीजन क्या है वो तर्क जो वो क्या वो गलत है। किसी नए संप्रदाय को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेहों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही है कि वो करना चाहिए क्योंकि तब वो जाकर के वो पूछेगा। आप डांटिएगा प्रश्न पूछने वाले को तो डाउट है किसी पर वो पूछता है तो उसको प्रोत्साहित कीजिए कि और पूछो, क्योंकि वो उसमें टीचर की खुशी होना चाहिए।
लेकिन आप उसको डांटेंगे, डाउट है, तो फिर वो तो फिर कुछ कभी पूछेगा भी नहीं, इसलिए आपका अभिकथन तो बिल्कुल सही है। अब इसका तर्क देखते हैं। सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है, ये तो गलत बात है। ऐसा कोई बात नहीं है कि सवाल पूछना कोई गलत बात है, सवाल पूछना गलत बात नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका जो सही उत्तर होगा आपका अभिकथन सही है और तर्क इसका गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभिकथन सही है लेकिन तर्क उसका गलत है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, 16 नंबर पर क्वेश्चन। वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समायोजन हेतु निम्न में से क्या बाधा बन जाती है। वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समायोजन हेतु निम्न में से क्या बाधा बन जाती है। तो सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता के समारोह या फिर उनके सामाजिक समूहों से संबंधित प्रेरणा स्रोत की अभिस्वीकृति या फिर विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना और उनमें पदानुक्रमता स्थापित करना या फिर एक साझी राष्ट्रीय अस्मिता मनोगत करना और संबद्धता के भाव को बढ़ावा देना। तो इस तरह का जो प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विभिन्न प्रथा में अंतरों को प्रकाशित करना और उनमें पदानुक्रमता स्थापित करना, ये आपका क्या है, वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समायोजन हेतु निम्न में से जो बाधा बन जाती है, ये आपका क्या है, विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना और उनमें पदानुक्रम स्थापित करना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या है, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले क्या है, अधिगम जो है अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले क्या है, विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थी जो है वह अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थी अपने शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्योंकि सबका सामर्थ्य क्या है वो अलग अलग है, किसी को कोई कठिनाई लगता है तो किसी को वह आसान लगता है, किसी को कोई चीज़ भारी लगता है तो किसी को वह हल्का लगता है। इस तरह सबका जो है विद्यार्थी अपनी अपनी जो शैक्षिक सामर्थ्य जो है वह और चुनौती जो है क्या हुआ सबका अलग अलग है। चलिए तो इस तरह से 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कमतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है, क्या है आपका, ये क्या महत्वपूर्ण है, तो कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हो। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कमतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हो। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर प्रश्न। अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD से जूझते विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से क्या सही है। अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार जो ADHD से जूझते विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से क्या सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर जो है 20 आपका है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका, निम्न में से कौन सी युक्ति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने की एक प्रभावी रणनीति है। निम्न में से कौन सी युक्ति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने की एक प्रभावी रणनीति है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा। स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना। स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है
21 नंबर प्रश्न आपका क्या है? गैर जन्मजात अधिगम जैसे बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए जो है क्या है आपका? गैर जन्मजात अधिगम जैसे बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना, ये सब सीखने के लिए जो है आपका किसी तरह के बाह्य निर्देशन और आंतरिक अभिप्रेरणा की जरूरत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए किसी तरह के बाह्य निर्देशन और आंतरिक अभिप्रेरणा की जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही हो जाएगा। चलिए, तो इसका 21 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते हैं? विद्यार्थी जो है सर्वाधिक बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते हैं? तो आपका इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से जो सीखते हैं वो किस प्रकार सीखते हैं? तो अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से जो सीखता है वो सीखने का जो प्रकार है वो आपका अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता द्वारा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं आपका प्रबल रूप से डैश शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के डैश में सहायक है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाल केंद्रित और सर्जन। क्या है? बाल केंद्रित और सर्जन। प्रबल रूप से बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। प्रबल रूप से बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के सर्जन में सहायक है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रबल रूप से बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के सर्जन में सहायक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रबल रूप से बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के सर्जन में सहायक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बन जाता है? निम्न में से कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बन जाता है? तो वो क्या है? जो 24 नंबर है इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऐसे कार्य जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे कार्य जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो, यह क्या है? आपका विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बन जाता है। ऐसे कार्य जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान है वह क्या है? विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 24 का सी। चलिए अगला प्रश्न आपका है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन अधिगम जिसको लर्निंग बोलते हैं किस प्रकार का होना चाहिए? अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए? अर्थपूर्ण और संदर्भित। दूसरा असंदर्भित और अर्थहीन। अर्थपूर्ण और असंदर्भित और संदर्भित और अर्थहीन। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? अर्थपूर्ण और संदर्भित। अधिगम क्या है? एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो अधिगम कैसा होना चाहिए? अर्थपूर्ण होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए और संदर्भित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों पर फेरबदल करते रहते हैं, ठीक है, फिर भी औसतन रूप से जो है समस्या समाधान प्रक्रिया का जो पहला चरण है वो क्या है? आपका क्या है? समस्या की पहचान होता है। क्या हो जाएगा? समस्या की पहचान होता है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और महत्वपूर्ण भी है। हालांकि जो है समस्या समाधान, हालांकि जो है आपका क्या है? समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों पर फेरबदल करते रहते हैं। यहाँ तक तो सही है। इसके आगे है क्या बोल रहा है? फिर भी औसतन रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का
पहला चरण जो है वो आपका क्या है, समस्या की पहचान ही होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 27। औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा प्रवेश करने से पूर्व ही बच्चे अपने आस पड़ोस के बारे में, जैसे कि उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जिनसे वे समागम करते हैं, एक संपन्न समझ विकसित कर लेते हैं। एक अध्यापिका को उनकी इस तरह की समझ को क्या होता है, तो उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्या है आपका, औपचारिक शिक्षा में जो है, औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व ही बच्चे अपने आस पड़ोस के बारे में, जैसे कि उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जिनसे वे समागम करते हैं, एक संपन्न समझ विकसित कर लेते हैं। तो एक अध्यापिका को उनकी इस तरह की जो समझ को क्या करना चाहिए, उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 28 नंबर क्वेश्चन आपका, फिर आपका क्या है, अभिकथन और क्या है, तर्क से है। आपको हम बता देते हैं कि हर एक सेक्शन में, चाहे वो सीडीपी का हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, चाहे वो फिर ईवीएस का हो, या फिर हिंदी और इंग्लिश का हो, सभी सेक्शन में अभिकथन और तर्क वाला जो प्रश्न है 2 से 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के आपको 20 प्रश्न, 5 सेक्शन है तो 3-3, 4-4 हुआ तो 5 को 20, 3-3 हुआ तो 5 या 15, तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको यह अभिकथन और तर्क से पूछे जाते हैं। और बहुत ही आपका यह क्वेश्चन कर लिया तो आपको 15 से 20 नंबर आपका ऐड हो जाएगा सीटेट के स्कोर में। चलिए तो अभिकथन आपका है और तर्क दोनों को देखते हैं। तो अभिकथन आपका है, विद्यालयों को अधिगम के संवेगात्मक पहलू को अनदेखा कर देना चाहिए। विद्यालयों को अधिगम के संवेगात्मक पहलुओं को अनदेखा कर देना चाहिए। और आप देखें तर्क क्या है, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर आपका विकल्प इसका है, ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, यहाँ पे करता है, यहाँ पे नहीं करता है। और ए और आर दोनों, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो इस तरह का जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर होगा 28 नंबर का डी हो जाएगा। 28 का क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत है, मतलब ए और आर क्या है, वो दोनों गलत है। आपका अभिकथन आपका क्या है, विद्यालयों को अधिगम के संवेगात्मक पहलू को अनदेखा कर देना चाहिए, आपका गलत बात है। ऐसा भी कथन नहीं होना चाहिए कि जो विद्यालय का जो अधिगम के संवेगात्मक पहलू को अनदेखा कर दो, ऐसा नहीं, अनदेखा नहीं करना चाहिए, इसलिए यह क्या अभिकथन गलत है। अब तर्क देखते हैं, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है, नहीं, एक दूसरे से संबंधित है, यह भी क्या है, गलत है। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित है तो आपका यहाँ पे नहीं है, इसलिए दोनों का दोनों क्या है, गलत है। नहीं, अभी कथन और तर्क दोनों आपका गलत है। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, आपका 29 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि अब तो लास्ट 2 को क्वेश्चन बचा हुआ है, क्योंकि 30 तक रहता है। चलिए हर एक सेक्शन में 30 क्वेश्चन होता है और सीटेट का जो आपका 5 सेक्शन में आपका 30 क्वेश्चन करके आपका 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रत्येक खंड में जो है आपका 15 नंबर पेडागोजी और 15 नंबर आपका सब्जेक्ट से होता है। तो आपका 29 नंबर क्वेश्चन आपका है, शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को किसके लिए प्रेरित करना होता है। शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का जो उद्देश्य है वह स्वतंत्र चिंतन। ऑप्शन नंबर सी क्या देगा, स्वतंत्र चिंतन। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वतंत्र चिंतन के लिए प्रेरित करना होता है। इन्हें आपका फ्री आप रहिए, चिंतन कीजिए। आपका शिक्षा का जो उद्देश्य है वह विद्यार्थियों को कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र चिंतन के लिए प्रेरित करना चाहिए। यानी आप आज़ाद रहिए, जो भी आप सोच पा रहे हैं उसके लिए आप किसी तरह का ये बंदिश में नहीं रहना है, इन्हें स्वतंत्र चिंतन के लिए प्रेरित करना होता है। चलिए अगला प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, सीडीपी का। अब देखिए, अधिगम को सुसाधित किस प्रकार किया जा सकता है। अधिगम को सुसाधित किस प्रकार किया जा सकता है, तो योग्यता के सत्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर, या फिर कार्य के उद्देश्य को
विद्यार्थियों से साझा ना करके या फिर विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर या फिर चिंतन परिवर्तन के मौके प्रदान करके। जो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चिंतन प्रतिवर्तन के मौके प्रदान करके, चिंतन प्रतिवर्तन के मौके को प्रदान करके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो कि आपका अधिगम को सुसाधित किस प्रकार किया जा सकता है, तो आपका है चिंतन प्रतिवर्तन के मौके प्रदान करके। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह का जो प्रश्न ये जो सेट था आपका सीडीपी का जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न था जो प्रीवियस ईयर से लिया गया था, ये आपका पेपर 1 में पूछा हुआ प्रश्न पत्र है, जो कि आपका 10 जनवरी 2023 में यह आपका सीटेट का परीक्षा हुआ था, उसी में यह प्रश्न पूछा गया था। तो आज हम इस वीडियो में 30 प्रीवियस ईयर का जो महत्वपूर्ण प्रश्न था उसको इस वीडियो में सीडीपी का किए। अब अगला वीडियो आप लोगों के लिए और दूसरे विषय को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी शिक्षकगण, शिक्षार्थी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।